अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैक टीवी का मेज़बान मेजर मुसर्रत अब्दुल खालिक रिटायर्ड आपसे मुखातिब है और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाजिल हो रही होंगी। आज की जो वीडियो है वो EPCF के बारे में ही है। अब तक वो सिलसिला जो शुरू हुआ था पिछले साल 6 सितंबर से, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दूसरी मंजिल, दूसरी फेज़ की तरफ बढ़ रहा है इंशाअल्लाह। उससे पहले कई चीज़ें बढ़ी हैं आगे, जिसमें एक EPCF का एक बॉडी बनना है जिसको कि पाकिस्तान EPCF के नाम से मौसूम किया गया है और पाकिस्तान EPCAF फाउंडेशन और उसके मुख्तलिफ़ ओहदेदारान हैं। टोटल 18 ओहदेदारान पूरे पाकिस्तान से हैं और ये फाउंडेशन भी पूरे पाकिस्तान के लिए है, ऑल पाकिस्तान। तो मिलिए आज के मेहमान जनरल सेक्रेटरी, जो EPCF पाकिस्तान EPCF फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और औरंगी में रहते हैं और ये वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी फ़ाल है। तो अब मैं उनको दावत देता हूँ कि वो ख़ुद अपने बारे में बताएं और EPCF इससे मतलब क्या है और इस पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, कि किस तरह उनकी कार्रवाई हुई और किस तरह वो फिर पाकिस्तान पहुँचे। ये ज़रा आप उनकी ज़बानी ख़ुद सुने। जज़ाकल्लाह खैरन, सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है और मैं पाकिस्तान EPCF फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस तरह से पूरे पाकिस्तान में लोग मतलब कि काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मेजर साहब ने सवाल रखा है कि EPCF का मतलब क्या और क्यों ये बना और हमने वहाँ क्या किरदार अदा किया। तो पहली बात तो यह है कि मैं 1971 मार्च को याद करूँगा कि 1971 मार्च जो है वो वहाँ के उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत मुसीबत का वो महीना था और वहाँ पे जो EPR, जो ईस्ट पाकिस्तान राइफ़ल वहाँ पर जो बनी हुई थी, तो वो उस वक्त गद्दारी की और गद्दारी करने का मकसद ये रहा है कि वो बांग्लादेश को, मुजीबुर रहमान को वो सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह शायद वो EPR कहलाता, EPR ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स कहलाता था। फिर बाद में जब वो हुआ तो उसके बाद उन्होंने EPCF किया और उसमें आप लोगों को, उसमें हम लोग गए, शामिल किया और भर्ती किया। उस वक्त हमारी जो लाइफ थी वो स्टूडेंट लाइफ थी, चूँकि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत थी और हम जाकर जेसोर में, मशरक़ी पाकिस्तान का एक शहर है जेसोर, वहाँ भर्ती हुए। अब भर्ती होने के बाद कोई 20-25 दिन का ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग देने के बाद हमें चूहाडांगा, जो 4 विंग है, मेरा विंग नंबर 4 है और मैं सिपाही रैंक का आदमी हूँ, तो उस वक्त चूहाडांगा से मुख्तलिफ़ बार्डरों पे हमें भेजा गया, वो हम वहाँ पर पाकिस्तान के हिफाजत के लिए। मगर इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि आज या उस वक्त जो हमने देखे हैं, आई विटनेस, मैं खुद देखा हूँ और वो ये देखा हूँ कि गांव और देहात में जब हम जाते थे और मालूम होता था कि यहाँ पर मुक्ति बाहिनी आए हुए हैं और इंडियन आर्मी उनके साथ है, तो हम रात के वक्त अम्बूस लगाकर बैठते थे। मगर उस गांव और उस दिगर गांव में औरतें और मर्द नहीं होते थे। मालूम करने से ये मालूम होता था कि ये लोग इंडिया शिफ्ट कर गए, क्योंकि वो बार्डर से भी काफ़ी फासले पर होते थे वो। मगर उस गांव में रात के वक्त वो मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स आकर कर अपना
वहाँ पर मोर्चा बनाती और हमारे मतलब कि आर्मी के ऊपर वो फायरिंग करती है। ये आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ गैर बंगाली थे पूरे इस पाकिस्तान में या जहाँ पर भी थे, तो उनको भी आगे वो टारगेट करते थे, उनकी भी किलिंग करते थे? सुना बहुत मैसेकर किया सांताहार में भी और आगे पीछे बहुत ज़्यादा वो हुआ, तो वो आपने देखा, उसके ऐनी शाहिद हैं? सांताहार में गया हूँ। सांताहार 1971 मार्च जो है, मैंने आपको बताया कि 1971 मार्च में सांताहार का किलिंग हुआ और वहाँ पर जो कुएं थे ना, कुआं जो है वो बिहारियों के सरों से भरा हुआ था। और इवेंट्स की यह है कि हमारी पक्की आर्मी जो आर्मी थी और वो अपनी फैमिली के साथ थे, वो भी महफूज नहीं रहे, उनकी भी बीवी बच्चों को मारा गया। तो वहाँ पर जो सिविलियन जो उर्दू बोलने वाले, उर्फ आम में बिहारी कहते हैं आप उसको, तो वो महफूज नहीं रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम वहाँ से सांताहार गए, दूसरी तरफ हम राजबाड़ी गए, तीसरी तरफ गोपालगंज गए, चौथी तरफ हम मतलब कि दर्शना गए, इन तमाम बॉर्डरों पे हम जब लड़ते रहे और देखते रहे तो ये समझ में बात आ जाती है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी, मगर आज जब बात ये समझ में आती है कि जो बांग्लादेश की हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाती है कि हमारे औरतों पर ये तशद्दुद हुआ या पाक आर्मी ने ये काम किए और इस तरह से बहुत सारे लोगों को किल किया गया, समझ में बात वो नहीं आती। बात ये समझनी चाहिए कि 1971 दिसंबर 16 दिसंबर के बाद क्या हुआ। जब ये बात बांग्लादेश हुकूमत कहती है कि हमारे लोगों का ये हड्डी है और सर है, ये पैर है, तो उस वक्त तो कोई हुकूमत नहीं थी। ये पैर और हड्डी इकट्ठा किसने किया? ये हड्डी और पैर और सर जो है ये बिहारियों का है। जिसका सबूत ये है कि 1971 16 दिसंबर को जो बांग्लादेश बन गया और वहाँ पे जिस तरह से कत्लेआम हुआ है, वो तमाम लोग जो उर्दू बोलने वाले थे उनका कत्लेआम किया गया है। मैं आज के सियासतदानों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये हमें बताया जाए, चूँकि हमारी उस वक्त उम्र कोई 15 से 16 साल की थी, मगर आज ये सवाल मेरे जहन में क्यों आ रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद कहाँ कहाँ कितनी थी। हम 5 लाख नहीं थे। अगर 2.5 लाख पाकिस्तान आ गए और 2.5 लाख बांग्लादेश के कैंपों में हैं, तो क्या पूरी आबादी का 5 लाख की आबादी थी? नहीं, पूरी आबादी की जो बहुत ज़्यादा आबादी थी ईस्ट पाकिस्तान में, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा थी। और ये आज जो बांग्लादेश क्लेम करता है कि ये हड्डी और ये तमाम चीज़ें बंगालियों का है, नहीं, ये बिहारियों का। ये हम 16 दिसंबर के बाद जो किलिंग हुआ है वो हमारे बिहारियों का है। सही, चले ठीक है, आपने अपनी चश्मदीद बातें बताई हैं। तो आखिर में बस ये बताइए कि जो अब फॉर्मेशन बन गई है, आपकी एक फाउंडेशन बन गया है, तो इसके बाद आप लोगों ने कोरंगी में कितने दफ्तर खोले हैं और किस तरह काम कर रहे हैं? सर ये ऐसा है कि ये हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। यहाँ हमने किसी से 2 रुपया नहीं लेना और न लिया गया। सही बात। ना पहले लिया है ना अब ले रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अगर पिंडी भी जाना हुआ तो हम अपने जेब पॉकेट से खर्च करके हम गए, तो बिल्कुल हाँ। या कहीं पर भी जाना हुआ तो हम किसी से चंदा नहीं करते और चंदा को हम मायूब समझते हैं। सही बात। इसलिए कि हम उनसे क्या लेंगे जिनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सही बात है। बहरहाल अगर हम कुछ दे सकते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ईसा सिद्दीकी साहब जो हमारे यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुकीम साहब पंजाब में प्रेसिडेंट हैं, हलीम खान साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं, कोरंगी में हैं। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में ये ओहदेदार बैठे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो EPCA जो बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, तो हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम आपसे, हम अपने महकमे से, आर्मी से मुतालबा नहीं करते। हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत भी है। और मैं भी यही समझता हूँ कि हमने जो फौजी हैं वो उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी है, तो फ़ौज का और मुल्क का और का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी देखभाल करें। हम तो वैसे भी शुक्रगुज़ार हैं कि चलो 50 साल बाद दे रहा है, दुरुस्त है, तो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया। अब उनकी वेलफेयर वगैरह के लिए कर रही है हुकूमत, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, मगर हमें भी आप लोगों को ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों की इलाज का।
तो वो उस पर उम्मीद है, पेंशन का उम्मीद है कि गवर्नमेंट और फ़ौज आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया। अगली अल्लाह हाफ़िज़।